नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में 19 अप्रैल में पूछे गए प्रश्न। साथ साथ में अपन इसमें 18 अप्रैल में पूछे गए प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है। उनको भी देखा जाएगा कि 18 अप्रैल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन इसको चालू करते हैं। इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को प्राप्त करना हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से आप जैसे ही जुड़ जाएंगे पीडीएफ उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लास जैसे ही समाप्त होती है उसमें पीडीएफ डाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले अपन जी के करंट सामान्य ज्ञान इस पर चर्चा करेंगे कि इस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न था कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। एमपी पीएससी में या एमपी की परीक्षाओं में देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रश्न को पूछा जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। विद्याधर और धंगदेव ने मंदिर का निर्माण कर 910 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण महाराजा विद्याधर के शासनकाल में 1003 से 1035 ईस्वी में हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये छतरपुर जिला आप लोग याद रखें, कहां पर स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ है गुफा के महान देवता। इनके गुफा के महान देवता। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया। दोस्तों याद रखिए, 2022 का ये जो लिखा हुआ होता है ये खेला कब गया है, 2023 में। ये याद रखिए। तो किसने हासिल किया है, महाराष्ट्र ने हासिल किया है। पहली बात, महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ठीक, दूसरी स्लाइड पर आते हैं। जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मेजबान मध्य प्रदेश, यानी इसकी मेजबानी किसने की थी, मध्य प्रदेश ने की थी, इसीलिए बार बार इससे प्रश्न आ रहे हैं। और इसका एक सेपरेट क्लास, इसकी एक सेपरेट क्लास अपलोड कर दी गई है, उसको आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कौन सी प्लेलिस्ट, यही पटवारी एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आप लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो मेजबान मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है 29 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ में। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये अभी हाल ही की बात है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की मेजबानी यह करेगा। इसका एक चौथाई हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखें, इस जलमग्न से आपको याद रहेगा। क्लियर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना निदा फाजली की है। दुनिया एक खिलौना है, इस प्रकार की जो उनकी रचनाएं थी, रचनाएं तो नहीं मिल पाई हैं लेकिन पूरी रचना यहाँ पर लिख दी गई हैं जो जो मुख्य हैं। दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों का फूल, खोया हुआ सच और मोर नाच। मोर नाच, इस प्रकार की इनकी जो है वो रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग याद कर लें। अगर आगामी समय में परीक्षा में प्रश्न आता है तो इनसे इस परीक्षा में प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू कवि, गीतकार और संवाद लेखक हैं। क्लियर, हिंदी और उर्दू दोनों के कवि हैं, ये याद रखें। भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य होते हैं इसमें। नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने के सीमित के रूप में कार्य करता है। इसके 4 सदस्य हैं जिन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 4 सदस्य होते हैं और कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 2 साल के लिए। ठीक है। यूडीएएन योजना में ए का क्या अर्थ है, ये वही योजना है, अभी अभी आपको आगे पता पड़ेगा। यूडीएएन में ए का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। अर्थ है आम। क्या है, आम। आम मतलब समझे, ये खाने वाला आम नहीं है भाई, ये वाला आम है, आम, नॉर्मल। ठीक, उड़े देश का आम नागरिक, यूडीएएन। इस योजना की शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को जारी की गई थी, लेकिन यह क्रियान्वयन में दोस्तों 2017 में लाई गई है। ये भी आप लोग ऐड कर लें, कब लाई गई है, 2017 में। क्रियान्वयन का मतलब कार्य रूप में इसको परिणत कब किया गया है, यानी कि यह चालू कब से हुई है, तो 2017 से यह हुई है। ठीक है, कार्य के रूप में चालू होना, में चालू होना। चलिए आगे चलते हैं, साइंस में देख लेते हैं। डीएनए में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक प्रश्न ये था दोस्तों डीएनए से संबंधित। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, यदि इसको हिंदी में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज एंजाइम। क्लियर। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो कुष्ठ रोग होते हैं, निमोनिया होता है,
मस्तिष्क आवरण शोध होता है और पेचिश, ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था तो वाट है। बहुत सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। यदि इसको आप गलती करके आएंगे तो सिलेक्शन से बाहर हैं, लिख लीजिए। देखिए मैं साफ कहता हूं, क्लियर कहता हूं, जो प्रश्न सभी से आ रहे हैं यदि वो प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। कितनी अच्छी आपने तैयारी कर रखी है। जो प्रश्न सभी को आ रहे हैं वो आपको भी आना चाहिए, और जो प्रश्न बहुत कम लोगों को आ रहे हैं यदि वो भी आपको आते हैं तो आप सिलेक्शन के अंदर हैं। सीधी सीधी सी बात है। एक रासायनिक नाम से प्रश्न था दोस्तों, इसकी क्लास भी एक सेपरेट अपलोड कर दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जितने भी रासायनिक नाम हैं उन सबको अलग से शुरुआती दौर में जैसे ही पेपर चालू हुआ था तो पेपर में जब देखा गया कि 3 से 4 दिन में लगातार में ये प्रश्न आ रहा है तो खटाक से अपन ने रासायनिक जो नाम है, जैसे कि अगर देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, है ना, और अगर देखा जाए तो चूने का सूत्र, फिटकरी का सूत्र, इनसे संबंधित जितने भी हैं लगभग 18 से 20 ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो उनकी क्लास अलग से डाल दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था में परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आप लोगों ने देखा होगा, कपूर वाली जो विधि होती है जिसमें कपूर अपने आप हो जाता है, तो वह ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत ही आता है। दरअसल ये विधि कहाँ काम आती है? जब एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो यानी कि भाप बन के उड़ जाता हो, और एक पदार्थ ठोस हो, तो ठोस ठोस में, और एक तरीके से देखा जाए तो जो पदार्थ है दोनों ठोस ठोस हैं लेकिन एक गैस बनकर उड़ जाएगा, तो वहीं पर ऊर्ध्वपातन की विधि आती है, एक तरीके से तत्वों को अलग अलग करने के लिए, है ना। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को हम क्या कहेंगे? जो मानव जनित प्रदूषण होगा उसको हम क्या कहेंगे? जैविक पर्यावरण प्रदूषण। जैविक ये नित नहीं है, जैविक पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि जीवों के द्वारा किया जा रहा है और मानव भी एक जीव में आता है, तो जैविक पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक, चलिए। कंप्यूटर में कौन से प्रश्न थे दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम और सेटिंग से 4 प्रश्न थे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग से 4 प्रश्न है, आईएसओ मॉडल से प्रश्न थे, इंटरनेट से प्रश्न थे, एमएस ऑफिस से प्रश्न थे। कंप्यूटर में हिंदी में दोस्तों प्रश्नों का जो लेवल है वो वहीं वहीं तक है, मतलब कि जैसा पहले आ रहा था वैसा ही अभी आ रहा है, बस प्रश्न उनके बदल जाते हैं, कभी कभार प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। हिंदी में देखा जाए तो देखिए, अनेकार्थी शब्द से प्रश्न पूछा गया है, हर किसी में पूछा जा रहा है। तत्सम तद्भव से प्रश्न आ रहा है। वाचक और कारक से प्रश्न, दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, याद रखिए। वाच्य है वाच्य, कारक से प्रश्न पूछा गया था। संधि समास से प्रश्न पूछा गया है। क्रम से जमाना आया हुआ है, ये जानबूझ के दे रहे हैं क्रम से जमाना, ताकि आप लोगों का समय इसमें खराब हो जाए, है ना, क्योंकि क्रम से जमाने में थोड़ा दिमाग लगता है, और लगभग में वो जो प्रश्न आता है वो आपका 2.5 से 3 मिनट जरूर ले जाता है ना। विलोम शब्द से प्रश्न पूछा गया था। प्रबंधन से देखा जाए, प्रबंध से ही प्रश्न पूछा गया है पहला तो, फिर अकाउंटिंग से इसमें प्रश्न है, मार्केटिंग से प्रश्न है, परिभाषा कथन से प्रश्न है। परिभाषा और कथन का भी कथन की भी एक सेपरेट क्लास है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा आप। कथन से रिलेटेड एक प्रश्न हर एक परीक्षा में आ रहा है, तो इसको आप लोग कर लें यदि आप लोगों का पेपर हो आगामी समय में। विपणन से प्रश्न आया है, संप्रेषण से प्रश्न पूछा गया है, और अभिप्रेरणा से प्रश्न पूछा गया है। विपणन और मार्केटिंग एक ही है दोस्तों, तो 2 बार लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना, मैं शुरुआत से ही आपको बताता आ रहा हूँ। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 18 अप्रैल में पूछे गए हैं जो प्रश्न। चोल वंश के किस शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, बार बार प्रश्न इससे आता है। राज प्रथम के द्वारा, राजा राज प्रथम के द्वारा, ये ऐसा आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चोल राजा राज प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 के बीच निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली पूरी तरह से पैमाने और विस्तार दोनों में महसूस की जाती है। तमिल शासक राज प्रथम के द्वारा 1003 और से 1010 ईस्वी के बीच निर्मित मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे चोल राजवंश योग के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर से मतलब हाथी से है मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की दोस्तों विशेषता ये है कि ये मंदिर पत्थरों को लाकर नहीं बनाए गए हैं, पूरी की पूरी चट्टान है, चट्टान को ऊपर से काटना प्रारंभ किया, छेनी और हथौड़ों से काटते काटते नीचे तक आए और एक मंदिर का रूप दे दिया गया। समझ रहे हैं ना। मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथी हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी काट कर ही बनाए गए थे, इसीलिए इन मंदिरों को की अपने आप में खुद बहुत विशेषता है, क्योंकि ये भारत की उस समय की तकनीकी को विस्तृत करते हैं या उस समय की तकनीकी को सामने लेके आते हैं, जो उस समय पर आज हम देखें तो सोचते हैं यार ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
दूसरी बात, यह भगवान शिव को समर्पित है, दूसरी वाली लाइन में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत में जितने भी धर्म हुए हैं या जितने भी वंश हुए हैं, उनमें यदि सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने शैव धर्म को ही अपनाया था, इसीलिए वो जो भी मंदिर वगैरह बनवाते थे तो शिव के लिए समर्पित करते थे। पहले नंबर पर शिव आते हैं और दूसरे नंबर पर विष्णु आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केरल का कौन सा नृत्य मंदिर से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसे शाब्दिक रूप से मोहिनी के नृत्य के रूप में व्याख्याता किया जाता है। मोहिनी नृत्य की एक और विशेषता दोस्तों ऐसी है कि इस नृत्य को करते समय जो चेहरे के रूप है ना, वो चेहरे के रूप बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, वही इसकी मुख्य रूप से विशेषता है। नाम भी मोहिनी है, जो मोह लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये चेहरे के रूप के आधार पर ये नृत्य हुआ करता है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। केरल में उत्पन्न होने वाले दो शास्त्रीय नृत्यों में अगर देखा जाए तो जो दूसरा है वो कथकली है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम, इन दोनों को आप लोग याद रखें, ये केरल से ही संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, अशोक ने करवाया, है ना। मौर्यों में अशोक महान, अशोक जो है राजा या अशोक जो सम्राट हैं, यदि उनके पीछे महान नहीं लगाए तो अशोक पूरे नहीं होते, है ना। तो अशोक महान ने करवाया। सांची स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध परिषद है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है, जो कि तीसरी शताब्दी से पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा डिजाइन किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। सांची स्तूप 200 के नोट में देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, अपनों का 200 का नोट हो तो उसमें देख लीजिए कि सांची स्तूप बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2022 में रिलायंस समूह RIL के अध्यक्ष कौन बने हैं? एक ये प्रश्न था, तो भैया मुकेश अंबानी भी बने हैं। ठीक, याद रखिए। हाल ही में वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2023 का ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला है? तो मैग लाइन को। किसको मिला है? मैग लाइन को। अभी इस समय पर क्या चल रहा है दोस्तों? IPL। उसी तरीके से ये किसकी चर्चा हो रही है? WPL। ठीक है। वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। हालांकि दिल्ली की टीम फाइनल में हार गई। इसको भी आप लोग याद रखें। IPL तो आप लोग देखते ही हैं, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, पर WPL को भी याद रखें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भूगोल में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 3212 फीट, 3212 फीट। मीटर में देखें तो 979 मीटर। इसको भी याद रखें आप लोग, है ना। संविधान का अनुच्छेद 19(1) में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे 7 अधिकार, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) और 31 में जो संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसने संपत्ति का अधिकरण और निपटान शामिल है, बाद में निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300A में कर दिया गया। यानी कि पहले यदि देखा जाए तो संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आने लगी थी। जब इसको 300A में रखा गया तो इसमें ये कंडीशन जोड़ दी गई कि कोई भी सरकार हो, मतलब कि भारत में यदि सरकार है, अगर वो देश हित से संबंधित है तब वह आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। तब किस में आ गया? 300A में। आपने देखा होगा यूपी में बुलडोजर बहुत चल रहा है योगी बाबा जी का, है ना। अब यदि यही अधिकार 19A के तहत होता तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन होता और सभी लोग हर बार रिट लगा देते कि भैया मूल अधिकार है, हमारा घर है, हमारा घर तोड़ा जा रहा है। चूंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो देश के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, और आपने गलत तरीके से संपत्ति को अपनाया हुआ है, गलत तरीके से पैसे को कमा के अपनी संपत्ति को बढ़ाया हुआ है, इसीलिए उसको वो तोड़े जा रहे हैं और ये यहाँ पर रिट नहीं लगा पाते। तो श्लोक को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चीन के सिनजियांग प्रांत को लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आघिल दर्रा। कौन सा दर्रा? आघिल दर्रा। ये है आघिल दर्रा। ठीक है, ये नाम दोस्तों अघिल दर्रा भी आता है, कहीं कहीं आघिल भी आ जाता है। ठीक, आघिल दर्रा चीन के सिनजियांग प्रांत को लद्दाख से जोड़ता है। आघिल दर्रा माउंट गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
आरएलसीसी का नया अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये एक प्रश्न था लेकिन समझ में नहीं आया है, क्लियर क्या है, शायद प्रश्न में कोई गड़बड़ हो या फिर आरएलसीसी के अध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं। तो आप लोग इसका जो आंसर यदि आपके पास में तो बताइएगा, और सही प्रश्न क्या था ये भी बताइएगा यदि आप लोगों का पेपर रहा हो। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजना कौन सी है? तो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। इसी वाले प्रश्न में दोस्तों एक पाल वंश से संबंधित भी प्रश्न आया था, इतिहास का प्रश्न था कि पाल वंश में देवपाल या धर्मपाल से प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्लियर नहीं है इसीलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। तो या तो प्रश्न देवपाल से था या प्रश्न धर्मपाल से संबंधित था। तो आप लोग बताइएगा कि वो प्रश्न कौन सा था यदि आप लोगों का पेपर रहा हो। अब इसको देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजना कौन सी है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई। इसको याद रखें। भारत का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? अच्छा प्रश्न था दोस्तों। तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इसकी चुनाव, ठीक है, इनके चुनाव करता है। अब इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी आप लोग याद रखें। कब की गई है? 25 जनवरी 1950 को। यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 6 दिसंबर 2022 को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? तो किसने किया है? रोम, इटली ने। रोम, इटली ने। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन में था अरबी भाषा, तो अरबी भाषा जो है वह आर्य भाषा में शामिल नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि एक ही भाषा के समय परिवर्तित रूप है। संस्कृत को देख लें, प्राकृत को देख लें, पाली को देख लें, तो ये धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया तो भाषाएं परिवर्तित हो चली गई, लेकिन ये हैं सभी आर्य भाषाओं से ही संबंधित, और इन सब की जननी संस्कृत को कहा जाता है, इसलिए यह दोनों ही आर्य भाषाओं में शामिल हैं। अब इनको देख लीजिए आप लोग। अंग्रेजी, रूसी, सुनिएगा, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी, पंजाबी, प्राचीन फारसी आदि भाषाएं भी आर्य भाषाओं में ही आती हैं। क्लियर? चलिए, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय। ये सूत्र आप लोगों को मालूम होगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। इनका पूरा नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक। प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटिक गायिका, कर्नाटक से संबंधित थी। MS सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं। इस बात को जरूर याद रखें। आपने शब्द पहला सुना होगा तो चौंक रहे होंगे, अरे यार ये पहला कहाँ से आ गया, लेकिन पीछे संगीतकार भी लिखा है, इसको भी याद रखें। भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर। ठीक है। भीमबेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। भीमबेटका गुफाएं और इस तरीके की अन्य जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी गुफाओं के बारे में एक सेपरेट क्लास अपलोड कर दी गई है, उसको आप लोग जरूर देख लें यदि आप लोगों का पेपर हो। वैसे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों, ये गुफाएं देखा जाए तो पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित हैं, यानी कि ये उस संस्कृति से संबंधित हैं जब जो मनुष्य है वह पत्थरों पे अपना जीवन व्यतीत करता था, पत्थर पे ही खाना खा रहा है, पत्थर से ही शिकार कर रहा है, पत्थर की गुफाओं में ही रह रहा है, ये याद रखें। ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ संस्कृतियों से और पहले। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का पिछला संस्करण जनवरी 2020 में, याद रखिएगा इससे पिछले वाले संस्करण की बात कर रहा है, 2020 में बेंगलुरु में हुआ था। और इसका जो पहला सत्र जो 1914 से चालू हुआ है, ठीक है, याद रखिए पहला सत्र कब से चालू हुआ था? तो 1914 से। SSC में बहुत ज्यादा प्रश्न ये वाला पूछा जाता है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हर बार में अध्यक्षता से पूछ लेगा, इस बार कहाँ हुआ था, आगामी समय में कहाँ होगा। ठीक। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाम तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं, कुंवर सिंह। भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है, अपन ने पढ़ाया था,
है ना। 1857 के बारे में भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। 1857 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से कौन कौन शामिल था, इंदौर की बात कर ली जाए, खंडवा की बात कर ली जाए, ग्वालियर की बात कर ली जाए, इसके अलावा भारत में महत्वपूर्ण स्थानों में कहाँ से शामिल थे, लखनऊ की बात कर ली जाए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की बात कर ली जाए, है ना, चाहे एक तरीके से देखा जाए कानपुर से नाना साहब की बात कर ली जाए। इस तरीके की जो पूरी जानकारी है उसकी भी एक सेपरेट क्लास ले ली गई है, उसमें आप लोग देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसी को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। बिहारी की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस के कवि। श्रृंगार यानी आप जानते हैं प्रेम से संबंधित है, दो प्रकार के होंगे, एक संयोग एक वियोग, एक मिलन एक विरह। तो श्रृंगार रस के कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि हैं। बिहारी जो रीतिकाल के कवि थे अतः उस समय उन्होंने श्रृंगार रस से भरी हुई रचनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। इस बात को आप लोग समझ लें दोस्तों कि पढ़ाई यदि व्यवहारिकता में नहीं आ पाती है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यदि आप पढ़ाई से सिर्फ एक नौकर बनना चाहते हैं तो फिर आप एक नौकर तक ही सीमित रहेंगे, पर यदि आप पढ़ाई को व्यवहारिकता में लेकर आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम व्यवहारिकता में नहीं लेके आ पाए तो क्या मतलब है। अब ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम होगा। यदि इसका आपको अच्छे से मतलब मालूम पड़ जाए तो आप बहुत सारे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से भारत का कोई संबंध नहीं। कोई संबंध से मेरा मतलब है कि आप किसी के ऊपर धर्म को थोप नहीं सकते कि नहीं भैया तुम हिंदू धर्म के हो, तुम मुस्लिम धर्म के हो, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जो मानना है वो उसको मानेगा, कोई किसी से मनवा नहीं सकता, पहली चीज, है ना। यही है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत में कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। पहले जरूर धार्मिक आधार था पर अब कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। जैसे कि कभी पहले कह दिया गया कि भैया मुस्लिम हो गया, मुस्लिम राष्ट्र हो गया, इस तरीके से, पर अब नहीं है क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। क्लियर है, तो यही धार्मिक आधार है। तो इस तरीके से प्रस्तावना में 3 बातें जोड़ी गई थी, है ना। उन 3 बातों में एक तो धर्मनिरपेक्ष है, 2 और कौन सी हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यदि आप लोगों ने पॉलिटी को, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये भी बताइएगा कि ये शब्द क्यों जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितने तटीय क्षेत्रों को मिला है, तो 12 क्षेत्रों को। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को यह दिया जाता है। यह इको लेबल ब्लू बीच समाज को गौरवान्वित और पर्यटन को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये ब्लू फ्लैग जो है एक तरीके से प्रमाण दे दिया जाता है कि ये इको पर्यटन है, प्रकृति के अनुकूल है, ज्यादा गंदगी नहीं है, आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। तो 12 हैं टोटल भारत में, ठीक है। यह कार्यक्रम मूल रूप से तो देखिए फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था। यह एक सर्टिफिकेशन है जो समुद्र तट, मरीना, स्थायी नौका विहार, पर्यटन ऑपरेटर को दिया जाता है। अब आ जाता है बिहारी की रचना कौन सी है। बिहारी सतसई, बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है, इसमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। अब भी अपन लोगों ने पीछे पढ़ा है, इसके बाद इसकी और जानकारी मिल गई। 719 दोहे संकलित हैं, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य आप लोग जानते हैं ना, मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि पहली वाली जो 2 लाइनें हैं उसका संबंध तीसरी लाइन से नहीं है, समझे। मतलब एक दोहा हो गया, उस दोहे का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे दोहे से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दोहा अलग होगा, पहला वाला दोहा अलग होगा। ये होते हैं मुक्तक काव्य। और जो मुक्तक काव्य नहीं होते उनमें एक कहानी सी चलती आती है। जैसे कि मैंने खंड काव्य की बात कर ली, रश्मि रथी की, तो रश्मि रथी की मैं जैसे ही चर्चा करता हुआ चलूंगा तो मुझे मालूम है कर्ण आया, कर्ण के बाद में फिर उसका एक तरीके से देखा जाए तो अपमान किया गया, अपमान के बाद दुर्योधन ने उसको अपना दोस्त बना लिया, दोस्त बना लेने के बाद महाभारत की रचना हो गई। महाभारत में अगर देखा जाए तो युद्ध होगा, युद्ध के बाद में मतलब एक तरीके से पूरी घटना घटेगी। पर मुक्तक काव्य इस तरीके के नहीं होते, उसमें एक दोहा पहले होगा, उसका अलग अर्थ है, फिर दूसरे का अलग अर्थ है, इस तरीके से, ठीक है। झेलम नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, तो श्रीनगर है दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न बहुत मजबूत है और आप लोग उसको बताइएगा जरूर, ठीक है। किसने की थी श्रीनगर की स्थापना, बहुत सारे लोगों को मालूम है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा।
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए। अच्छा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण को दिया जाता है। क्लियर। किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? तो विटली अवार्ड्स कुबरी नास्कर के रूप में जाना जाता है। यह अवार्ड जानवर और पक्षियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने पर दिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शब्द जोड़े गए थे ना, अभी अपन ने चर्चा की। निर्यात के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो निर्यात नियंत्रण प्रबंधक। कौन होता है? निर्यात नियंत्रण प्रबंधक। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करेंगे। क्यों? और इसमें अगर देखा जाए तो 18 और 19 दो तारीख में जो जो प्रश्न आए हुए हैं, जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सबको अपन ने कवर कर लिया है। जिन जिन के पेपर हैं आगामी समय में, उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दें, प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आप लोगों का पेपर तो अब निकलना जरूरी है। आप लोगों को इतने सारे प्रश्न मिल गए हैं, इतना सारा आप लोगों को अनुभव हो गया है मैथ रीजनिंग में आप लोगों ने अच्छी पकड़ बना ली होगी। अब तो आप लोगों को सिलेक्शन बिल्कुल लेना, लेकिन ये बात उन्हीं के लिए है जो लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए टाटा बाय बाय, है ना। चलिए दोस्तों, क्लास अपन समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।